सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ शॉर्ट सीरीज जिसमें कि आज हम लोग करने वाले इंपॉर्टेंट बिल्स पास्ड इन द पार्लियामेंट रिसेंटली। और करंट अफेयर्स की जो शॉर्ट की ई बुक है आप लोगों को फाइनली मिल चुकी है एंड शायद आपकी हिंदी की भी अपलोड हो चुकी है जब तक मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तब तक। ठीक है, तो परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ये जो पूरी ई बुक है, ठीक है, ये पूरी जो ई बुक है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड दैट टू इन फ्री। ओके, तो ये पूरा ई बुक है एंड जैसे अभी तो ये क्योंकि छोटा टॉपिक है, जैसे बड़े बड़े टॉपिक हमारे होना स्टार्ट हो जाएंगे तो वैसे ही जैसे मैंने आपको क्विज़ के बारे में बताया था परमार अकेडमी ऐप पे, तो क्विज़ भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, अब जो आपको ये शॉर्ट्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलते रहेंगे। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा बिल है दैट इज़ ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और इस बिल को ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है क्योंकि अब नया वेंडर पूछेगा नहीं पूछेगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले तो पूछा जाता था एंड दैट वाज कि कब और कहाँ इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड, अब मैं बार बार इंट्रोड्यूस नहीं लिखूंगा, जो पहले लिखूंगा नहीं लोकसभा राज्यसभा में वही मान लेना कि वहीं पे इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था 5 अगस्त को। कभी कभी ये डेट्स भी पूछ लेता है। देन इसको राज्यसभा से पास कब किया गया था? इंट्रोड्यूस तो किया गया था 5 अगस्त 2024 को, लेकिन 3 दिसंबर 2024 को इसको पास किया गया राज्यसभा से। देन लोकसभा ने इसको पास हुआ 12 मार्च 2025 को। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ओके, और ये आपको पता होना चाहिए वैसे कि ध्यान से सुनना क्या कि जब कोई भी बिल, वैसे तो यहाँ पर डिसोल्यूशन वाला केस नहीं है, जब कोई भी बिल राज्यसभा में ओरिजिनेट होता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, ठीक है, जब कोई भी बिल राज्यसभा में ओरिजिनेट होता है और वहीं पर पेंडिंग होता है और अगर हाउस दैट इज़ लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाता है तब भी इस तरह का बिल लैप्स नहीं होता है। एक तो जिसमें प्रेसिडेंट ने जॉइंट सीटिंग बुलाई हो, ठीक है, वो, दूसरा जिसमें सिर्फ प्रेसिडेंट का एसेंट बाकी हो, और तीसरा वो जो राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ है और राज्यसभा में पेंडिंग है। ये बिल लोकसभा के डिसोल्यूशन केस में लैप्स नहीं होते हैं, बाकी सारे बिल लैप्स हो जाते हैं। और अगर हाउस प्रोरोग हुआ है, 17 अवसान हुआ है, तो फिर तो कोई भी बिल लैप्स नहीं करता है, सिर्फ जो पेंडिंग नोटिसेज होते हैं वही लैप्स करते हैं। तो इसने किया क्या है इस एक्ट ने? द एक्ट डिफाइंड मिनरल ऑयल्स टू इंक्लूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज। द बिल एक्सपैंडेड द डेफिनेशन टू इंक्लूड, यानी मिनरल ऑयल की डेफिनेशन को एक्सपैंड किया है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस को भी इंक्लूड किया है एंड एनी नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन, पहला। दूसरा, कोल बेड जो मीथेन होती है, मीथेन आपको पता है मार्श गैस के नाम से इसको जानते हैं। आपको जो दलदली क्षेत्र हैं जैसे पैडी फील्ड्स हो गई, टर्माइट्स जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर ऐसी जगहों में आपको देखने को मिलती है मीथेन, ठीक है, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन है। एंड जो शेल गैस होती है, शेल गैस क्या होती है आपकी? तो शेल एक तरह की जो सेडिमेंट्री रॉक होती है उसमें जो ट्रैप होती है गैस या ऑयल, उसको शेल गैस या ऑयल बोलते हैं। इट क्लैरिफाइज दैट मिनरल ऑयल डज नॉट इंक्लूड कोल, लिग्नाइट, हीलियम, ये नहीं है मिनरल ऑयल में, एक्सप्लिसिटली बोला है। और ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कब इंट्रोड्यूस किया गया, किसको रिपील कर रहा है। सबसे जो अगर इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो फिर भी मिनिस्ट्री देख के समझ में आ जाएगा कि यार पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ही होगा, लेकिन लेट मी टेल यू कि ये जो चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट होती है किस पर्टिकुलर बिल को इसने रिप्लेस किया, तो 1948 का ही है। ओके, वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसको मानूंगा कि भाई सबसे ज़्यादा अगर न्यूज़ में कोई रहा है और इसके बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। ठीक है, तो इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा कब? 8 अगस्त को इसको 8 अगस्त 2024 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। देन जेपीसी का मतलब होता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उनको ये रेफर किया गया क्योंकि आर्टिकल नंबर 107 में जब हम पढ़ते हैं कि बिल किस तरह से पास होता है तो वहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं कि भाई पहले जहाँ इंट्रोड्यूस होता है फिर मैटर हो सकता है कि जो बिल है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफ़र किया जाए, तो किया गया। देन वो हमें नहीं जानना है कि कब वहाँ पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास पहुँचा और कब पास हुआ, हमें बस ये पढ़ना है कि लोकसभा ने इसको कब पारित किया, कब पास किया। तो इसको 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा ने भी पास कर दिया। एंड अगर बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा ने भी अगले ही दिन वहाँ पर जो है उसको पास कर दिया। तो ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है 2024 का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इसको रखा, ठीक है, तो इट सीक्स टू रिपील द मुसलमान वक्फ एक्ट जो 1923 का है, उसको एक तो ये रिपील करना चाहता है, ठीक है, उसको रिपील करेगा एंड ये अमेंड करेगा, इसने अमेंड किया वक्फ एक्ट ऑफ 1995।
अब इसने किया क्या है, तो इसने कॉम्पोजिशन जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है जिसमें सिर्फ पहले मुस्लिम मेंबर्स होते थे उसमें, और जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड उसमें सिर्फ पहले मुस्लिम मेंबर होते थे, अब इसमें नॉन मुस्लिम मेंबर भी आ सकते हैं, जिसको लेके काफ़ी विरोध हुआ। सर्वे कमिश्नर हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द कलेक्टर, यानी सर्वे कमिश्नर हुए अलग से नहीं होगा, कलेक्टर ही होगा, ठीक है। ग्रांटिंग एम पावर्स टू कंडक्ट सर्वेज ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड एज वक्फ विल सीज टू बी वक्फ, यानी कि अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ के तौर पे अधिग्रहण कर रखा है, ठीक है, वक्फ बोर्ड ने, तो फिर वो जो है वक्फ नहीं रहेगी, वो फिर गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगी। फाइनलिटी ऑफ द ट्रिब्यूनल्स डिसीजंस हैज़ बीन रिवोक्ड, कि जो ट्रिब्यूनल होगी, जो वक्फ का खुद का ट्रिब्यूनल होता है, यानी कि जैसे इट वाज लाइक कि हम ही, मतलब अब क्या ही बताया जाए, ठीक है, कि वक्फ जो है, वक्फ क्या करेगा, वक्फ ने जैसे डिसाइड कर दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी, ओके ठीक। अब मान लो ये तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हें लगता नहीं यार ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, अच्छा तुम्हारी है क्या, तुम कोर्ट और नहीं जा सकते हो, वक्फ ट्रिब्यूनल पे जा सकते हो, वक्फ ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि ये तुम्हारी है, ये वक्फ की है। मतलब कि भाई जो एग्रीव्ड पार्टी, जैसे कि आप किसके खिलाफ हैं यहाँ पे, वक्फ बोर्ड के खिलाफ, कि भाई तुमने ऐसे कैसे कर दिया, और आपको उसी के पास जाना है कि हमें न्याय दे दो, मतलब देख रहे हैं आप, ठीक है। तो खैर अब फाइनलिटी जो है ट्रिब्यूनल के डिसीजन की उसको वो कर दिया, द बिल प्रोवाइड्स फॉर द डायरेक्ट अपील टू द हाई कोर्ट, जो पहले अवेलेबल नहीं था, ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। अब आते हैं मुसलमान जो वक्फ जो रिपील बिल है 2024 का, ये एक सेकेंड, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसको भी जाओ इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को, ठीक है। एंड इसको पास कब किया गया, पास्ड बाय द लोकसभा ऑन द 2 अप्रैल 2025, 2 अप्रैल को पास किया लोकसभा ने, और राज्यसभा ने भी फाइनली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 अप्रैल 8 अगस्त, ये 3 अप्रैल को ही कर दिया था इसको भी, ठीक है, 3 अप्रैल 2025। तो यानी कि हम ये देख सकते हैं कि जो आपका मुसलमान वक्फ रिपील जो बिल है, ये भी सेम डे में ही पास होता है आपका, ठीक है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत है, और ये सेंट्रल जो वक्फ एक्ट है 1923 का, उसको रिपील करता है। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी एंड कीपिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ देयर अकाउंट्स, किस तरह से वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज किया जाएगा, किस तरह से अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे, और वक्फ को डिफाइन किया गया यहाँ पे, डिफाइंड वक्फ एज डेडिकेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय मुस्लिम फॉर कॉजेज कंसिडर्ड रिलीजियस पायस चैरिटेबल, यानी पर्पसेस के लिए जो है कोई भी अपनी प्रॉपर्टी, कोई भी मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी को दान दे सकता है अंडर द मुस्लिम लॉ, जो रिलीजियस पायस या फिर चैरिटेबल पर्पस है उन्हीं के लिए। द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू वक्फ कवर्ड अंडर द वक्फ एक्ट 1995, जिसको कि रिपील किया गया बाय द वक्फ अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024। अभी आते हैं बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना है, दैट इज हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। हिंट देता हूँ, उनका नाम के से शुरू होता है, बताओ, ठीक है। तो अभी आते हैं बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ये बिल आया, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, कब इंट्रोड्यूस किया गया, 9 अगस्त को इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा ने, ऑब्वियस सी बात है पहले लोकसभा ही पास करेगा, तो 3 दिसंबर 2024 को इसको लोकसभा ने पास किया। एंड राज्यसभा की अगर बात करेंगे तो उसने 26 मार्च 2025 को पास किया इसको, ठीक है, 26 मार्च। इसने किया क्या है, व्हाट इट सीक्स टू डू, इट सीक्स टू अमेंड दीज फॉलोइंग बिल्स, सॉरी एक्ट्स, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 अब अमेंड कर रहा है, ध्यान, मतलब ये मत सोचना रिपील कर रहा है, जैसे यहाँ पर हमने रिपील का मतलब पूरा ही खत्म कर देना, निकलो पूरा ही निकलो, ये क्या है, सर्टन क्लॉज को कुछ अमेंड कर रहे होंगे। तो आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 में लिखा था, अभी भी है वो चीज़, एंड दैट इज़, हमने सीआरआर के बारे में, अच्छा अभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, लेकिन भाई पहले से तो यार पढ़ाई होगा अगर तुम मुझसे पहले पढ़े हो, कि कैश रिजर्व रेशियो वो होता है कैश जो बैंक्स को, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना होता है, मेंटेन करना होता है। वो अभी फोर्टनाइटली बेसिस पे होता था। फोर्टनाइट क्या होता है, वो डिसाइड होता था इस बेसिस पे, फ्रॉम सैटरडे टू दी सेकेंड फॉलोइंग फ्राइडे, ये होता था अभी तक। अगर आपके यहाँ कोई बैंक वैंक में काम करता हो तो उसे पूछिएगा, फ्रॉम ये फोर्टनाइट जो पीरियड चलता है वो होता है फ्रॉम सैटरडे टू दी सेकेंड फॉलोइंग फ्राइडे, ठीक है, दोनों डेज इसमें इंक्लूडेड हैं। लेकिन अभी क्या कर दिया, अभी फोर्टनाइट का मतलब हो गया फर्स्ट डे टू 15th डे ऑफ ईच मंथ, यानी कि ये सब मंडे फ्राइडे सब झंझट खत्म कर दिया। मुझे लगता है अब आप में से कितनों को ही समझ में आया होगा, जब भी मैंने बताया होगा, नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, अगर ढंग से आपने फोकस करके नहीं सुना होगा तो। लेकिन अभी आसान है ना, कि फर्स्ट से लेके 15 तक खत्म फोर्टनाइट, ठीक है। तो ये चीज़ को, कुछ चीज़ों को इस तरह से अमेंड किया गया है। आरबीआई एक्ट ऑफ 1935, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, एसबीआई एक्ट ऑफ 1955,
बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑफ 1950 आपको पता होना चाहिए कि एसबीआई को है नेशनलाइज किया गया था 1955 में ही, है ना। हमारी 3 बैंक्स थी जिनको 1921 में मर्ज करके एसबीआई बनाया गया, देन ये इस एक्ट के थ्रू जो है नेशनलाइज हुई। अच्छा, आरबीआई कब नेशनलाइज हुई थी? तो 1948 में एक्ट आया था आरबीआई के नेशनलाइजेशन का, जिससे आरबीआई नेशनलाइज हुई थी। मतलब वो उसमें पूरी गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग आई थी। नेशनलाइज का मतलब होता है पब्लिक बन जाना, वो पूरी तरीके से नहीं, गवर्नमेंट के अंडर में आ जाना। बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑफ 1970 एंड बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑफ 1980, इन सब को इसमें कुछ कुछ प्रोविजंस को अमेंड किया। सब में हमें यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं या फिर बैंकिंग एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें डिटेल में जाना है किसमें क्या अमेंड किया, उसमें क्या अमेंड किया। बैंकिंग के लिए आप कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हर चीज़, हर प्रोविजन आपको बताना चाहिए, लेकिन एसएससी के लिए इतना नीडेड बिल्कुल भी नहीं है। अब इसी पेज में जो राइट साइड में ये ब्लू डब्बे में लिखे हुए इनको देख लेते हैं। पहला है हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट बिल ऑफ 2024। इस बिल की अगर बात करेंगे तो इसको भी लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया गया 1 अगस्त को। लोकसभा में 1 अगस्त को आया ये, 1 अगस्त 2024। देन उसके बाद इसको पास किया गया 12 दिसंबर 2024 को। एंड देन राज्यसभा की अगर बात करेंगे तो 25 मार्च को इसको पास किया गया। अब इसमें ये मिनिस्ट्री ऑफ, आपको पता होना चाहिए जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, ठीक है। द बिल अमेंड्स द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2025, यानी कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, उसको ये अमेंड करता है। और द एक्ट इस्टेब्लिशेस, ये एनडीए में इस्टेब्लिश करता है, एसडीए में इस्टेब्लिश करता है, और डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट दैट इज़ डीडीए में इस्टेब्लिश करता है, यानी कि एकदम ग्राउंड लेवल पे वो डिज़ास्टर को मैनेज करना चाहता है। और साथ ही साथ इसने जो है एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी और एक स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी को इस्टेब्लिश करने की बात कही है, जो कि एनडीए में और एसडीए में को असिस्ट करेंगे। दैट इज़ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को असिस्ट करेंगे उनके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये इस्टेब्लिश किया है। प्लस ये जो आपकी एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ है नेशनल और स्टेट लेवल पे, और इनका फंक्शन क्या है, इनको असिस्ट करना। साथ ही साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार करना नेशनल और स्टेट लेवल पे। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत आता है। कमेंट में आपको बताना हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। तो ये बिल करना क्या चाहता है, ये जो आपका एयरक्राफ्ट एक्ट है 1934 का, उसको अमेंड करना चाहता है। एंड द एक्ट सेट्स अप डीजीसीए फॉर ओवरसीइंग द सेफ्टी एंड परफॉर्मिंग रेगुलेटरी फंक्शंस। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है वही अब ये सब सेफ्टी वगैरह के फंक्शन, सेफ्टी और बाकी रेगुलेटरी फंक्शंस को देखेंगे। BCAS फॉर ओवरसीइंग द सिक्योरिटी। एंड AAB, पहले AIB करके एक शो आया करता था, खैर छोड़ो, AAIB फॉर इन्वेस्टिगेटिंग दी एक्सीडेंट। तो ये पता होना चाहिए कौन सी अथॉरिटी को क्या काम दिया गया है, ठीक है। इसकी अगर बात करें कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया 31 जुलाई 2024 को। देन इसके बाद पास किया गया लोकसभा के द्वारा 9 अगस्त 2024 को। देन राज्यसभा की अगर बात करेंगे तो 5 दिसंबर 2024 को राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि किस अथॉरिटी को क्या काम दिया गया है। देन बॉयलर्स बिल 2024। तो बॉयलर क्या होते हैं, बड़े बड़े बॉयलर होते हैं जिसमें पानी डाल के उनको भाप में कन्वर्ट किया जाता है। तो बहुत पुराना बिल था यार, अभी बहुत पुराना एक्ट था 1923 का, आज़ादी से पहले का, तो उसको अमेंड किया गया। बस इसमें इतना ही पूछेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत ही आता है। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है। द बिल सीक्स टू स्टैब्लिश द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद गुजरात, दैट इज़ IRMA, एज द त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। दैट इज़ इसको एज अ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने के लिए इस बिल को लाया गया है, ठीक है। कभी अभी करंटली ये सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर्ड है। सहकारी मतलब कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी सुनते ही हमारे दिमाग में कौन सा अमेंडमेंट आता है, 97वां अमेंडमेंट आता है, जिसने क्या किया था, पार्ट नंबर 9B ऐड किया था, जिसमें कि 243ZH से लेकर 243ZT तक के आर्टिकल्स ऐड किए थे। आर्टिकल 43B को इसने ऐड किया है, प्लस आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C में राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी भी ऐड किया है इसने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करी हैं। देन आते हैं इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। अगर इस बिल की बात करेंगे तो इसको भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था ऑन 11 मार्च 2025 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। एंड पास हुआ ये 27 मार्च को। एंड अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा ने इसको पास किया 2 अप्रैल 2025 को। और ये करना क्या चाहता है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है, बिकॉज इट इज़ सिटीजनशिप का है, सिटीजनशिप यूनियन लिस्ट का पार्ट है। जैसे अगर हम बात करें जो बॉयलर वाला है, तो बॉयलर जो है ना, ये कॉन्करेंट लिस्ट पार्ट का है। कॉन्करेंट लिस्ट हमने किस कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, कहाँ से बताओ जल्दी से कमेंट में, ऑस्ट्रेलिया से, है ना। ट्रेड एंड कॉमर्स, जॉइंट सिटिंग और कॉन्करेंट लिस्ट।
देन ये जो है आपका सिटीजनशिप यूनियन लिस्ट का पार्ट है। और इंडिया में किस तरह की सिटीजनशिप है? सिंगल सिटीजनशिप। किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया ये हमने प्रोविजन बताओ। तो ये जो है रिपील करना चाहता है इन पर्टिकुलर 4 एक्ट को: पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्ट 1939, फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 एंड इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट ऑफ 2000। अब ये करना क्या चाहता है? तो ये एक तरह से गवर्नमेंट क्या करना चाहती है कि भाई इसको थोड़ा सा ढंग से और रेगुलेट करना चाहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई अराइव करता है इंडिया में, कोई भी फॉरेनर, तो उसको अब रजिस्टर करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से अंडर दिस पर्टिकुलर जो एक्ट जिसमें अमेंडमेंट हुए हैं। इसके तहत क्या किया गया है कि आपके पास एक वैलिड वीज़ा होना चाहिए। अगर आपके पास वैलिड वीज़ा नहीं है अलॉन्ग विद वैलिड पासपोर्ट, तो फिर आपको जो है डिटेन किया जा सकता है। तो ये सारे प्रोविजंस को यहाँ पर लाया गया इस नए पर्टिकुलर एक्ट से। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल 2025, जो कि ऑब्वियस सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत ही आएगा। अगर इसकी बात करेंगे तो दिस बिल सीक्स टू गिव लीगल इफेक्ट टू द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, यानी जो ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है इनको क्या करना चाहते हैं? वो लीगल इफेक्ट बस देना चाहता है। कौन कौन से? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल, क्योंकि इंडिया जो है, चलो अभी देखते हैं पहले तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट ऑल्सो नोन एज केप टाउन कन्वेंशन ऑफ 2001 एंड प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट और मैटर्स स्पेसिफिक टू एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट। बिकॉज इंडिया 2008 में इनका पार्ट बन गया था जो कन्वेंशन का, तो इसी वजह से जो भी कन्वेंशन के प्रोविजंस है उसको लीगल इफेक्ट भी इंडिया को देना ज़रूरी है, इसलिए इस बिल को लाया गया है। ध्यान रखना ये 2 चीज़ें। और ध्यान रखना इसमें जो DGCA है उसको एज रजिस्ट्री अथॉरिटी डिक्लेयर किया गया है इस कन्वेंशन के लिए, ठीक है, DGCA को। अब आ जाते हैं अपने आखिरी बिल एंड दैट इज़ यही है ना आखिरी, रेलवेज अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024। तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तहत आता है, ऑब्वियस सी बात है वही आएगा। और इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया इसको? ये किया गया इंट्रोड्यूस, पिछले वाले मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए, ठीक है। 9 अगस्त 2024। देन इसको पास कब किया गया? 11 दिसंबर 2024। एंड राज्यसभा ने इसको पास किया कब? राज्यसभा ने पास किया 10 मार्च 2025 को, ठीक। अब ये करना क्या चाहता है? तो कुछ नहीं, बस घुमा फिरा के इतना है कि जो रेलवे बोर्ड एक्ट है 1905 का, जो बहुत पुराना है, देख भी रहा है मैं, बहुत पुराना है, इसके जितने भी प्रोविज़न है सब उठा के डाल दिए किसमें? रेलवे एक्ट ऑफ 1989 में। बस इतना ध्यान रखना है तुमको। 1905 के जितने भी प्रोविजंस थे सबको मर्ज कर दिया, रेलवे एक्ट उनके साथ सिंक्रनाइज कर दिया है, ठीक है। जितने भी प्रोविजन है उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया इस रेलवे एक्ट ऑफ 1989 में, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से यूनियन बजट है जिसको हम अपने अलग एक शॉर्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगला शॉर्ट किस पे होना चाहिए, किस टॉपिक पे होना चाहिए, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। बाकी ये जो पूरी जो मैंने आपको ये PDF बताई है, ये पूरा जिसमें कि सारा कुछ है आपके SSC एग्ज़ाम के लिए जो अभी अपकमिंग है, सारा कुछ स्पोर्ट्स, डिफेंस, सारा कुछ सेक्शन, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं परमार SSC टेलीग्राम चैनल से। एंड जो क्विज़ टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और किसी को कुछ क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं डायरेक्टली 8840286735, ठीक है। इस पर वो मत एक्सपेक्ट करिएगा कि मतलब मैं रिस्पॉन्स दूंगा ही दूंगा। अगर आपकी कुछ बहुत, और इसमें वो भी मत सेंड करिएगा कि हमारे ऐप में ग्लिच आ रहा है, हमारा कोर्स नहीं खुल रहा है, हमारा वीडियो नहीं चल रहा है, हमारा ये नहीं चल रहा है, वो सब नहीं, ठीक है। आपको अगर मुझ तक कोई बात पहुँचानी है डायरेक्टली तो वो आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं प्लीज़, है ना। और ये जो क्वेरी वगैरह होती है, क्वेरी वगैरह के लिए अलग नंबर है, मेल है, तो उस पर आप मैसेज करिएगा। नहीं होता तो मैं आपको दे देता हूँ, 1 सेकंड। आपका क्वेरी वगैरह नंबर होता है तो ये हमारा जो क्वेरी नंबर है 9235798380, 9235798380, ठीक है। तो इसमें अगर कोई ग्लिच आता है ऐप में, फिर और कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। बाकी अगला हमारा शॉर्ट जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड मिलते हैं अगले शॉर्ट वीडियो में। थैंक यू।